हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स एग्जाम। अगर आपका इकोनॉमिक्स का गवर्नमेंट में कोई भी एग्जाम होता है तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, व्यापक अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित क्या है। मतलब उन्हें व्यापक मतलब होता है कि बहुत बड़ा अर्थशास्त्र जो हमारे बहुत ज्यादा एरिया में आता है उसको बोलते हैं हम व्यापक अर्थशास्त्र। ठीक है, मतलब जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मैक्रो। ठीक है, तो व्यापक अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। विषय वस्तु मतलब कार्य क्या क्या है उसके। देखिए कार्य क्या क्या है इसके। देखिए इसका कार्य होता है, पहले तो ये किस किस में यूज किया जाता है। पहले तो ये यूज किया जाता है कि रोजगार में, ठीक है, फिर बेरोजगारी में, फिर रोजगार में, बेरोजगारी में, राष्ट्रीय आय में और अंतरराष्ट्रीय आय में। ठीक है, मुद्रा संकुचन में, मुद्रा को इकट्ठा करने में। ठीक है, और किसको, समान कीमत स्तर पर, मतलब अगर एक हमारा नॉर्मल जो रेट होगी उस पर। ठीक है, तो ये हम लिखते हैं, चलो आंसर देखिए क्या किसमें आता है, बेरोजगारी में, रोजगार में, राष्ट्रीय आय में। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय आय में, और एक और आता है व्यापार चक्र में। ठीक है, व्यापार चक्र हमने बताया था कि मंदी और तेजी के बीच के मध्य के संबंध को क्या बोलते हैं, व्यापार चक्र बोलते हैं। ठीक है, मुद्रा संकुचन मतलब मुद्रा को इकट्ठा करने में। ठीक है, मुद्रा संकुचन समान कीमत स्तर। ठीक है, ना प्राइस बढ़ रहे हो ना कम हो रहे हो, उसका समान कीमत स्तर। ठीक है, अब होता है आपूर्ति अपनी मांग स्वयं बनाती है, मतलब संतुष्टि जो होती है। ठीक है, जितनी आपको जरूरत होगी किसी भी चीज की, आपूर्ति का मतलब होता है संतुष्टि। तो जितनी आपको चीज की जरूरत होगी उतनी आप मांग खुद करेंगे। ठीक है, तो आपूर्ति अपनी मांग स्वयं बनाती है, इसलिए पूर्ण रोजगार एक प्राकृतिक स्थिति है। पूर्ण रोजगार मतलब जब संतुष्टि पूरी हो जाती है, आपको क्षमता मिल जाती है, पूर्ण क्षमता मिल जाती है, पूरा पूर्ण रोजगार होता है। ठीक है, तो जब क्या होता है, जब आपकी संतुष्टि अपनी मांग खुद बनाती है, जब आपको जरूरत होती है मांगने की तब आप मांगते हैं, उसकी डिमांड करते हैं। फिर उसके बाद में जब आपको कम हो जाता है, सब कुछ आपको मिल जाता है, उसके बाद में क्या हो जाता है, यह एक प्राकृतिक स्थिति है। ये प्राकृतिक मतलब कि नेचर है, नेचर है। ठीक है, नेचर है, क्या है ये, नेचर की तरफ से दी गई स्थिति है कि जब आपको जरूरत होगी चीजों की तब आप क्या करेंगे, जब आपको जरूरत होगी चीजों की तभी आप मांग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये नियम किसका है, ये सिद्धांत दिया था सेन है। किसे बोलते हैं, से, से का सिद्धांत है। ठीक है, ये अर्थशास्त्री थे से, उन्होंने दिया था इस सिद्धांत को। अब देखिए धन एक ऐसा केंद्र है, मतलब एक धन एक केंद्र है, संगठन है जिसके चारों तरफ, मतलब पूरे कॉर्नर पे आर्थिक विज्ञान गिरा हुआ है, मतलब धन का विज्ञान गिरा हुआ है। ठीक है, आर्थिक का मतलब होता है धन का। ठीक है, आर्थिक विज्ञान घिरा हुआ है। यह कथन, यह परिभाषा किसने दी थी। देखिए धन एक केंद्र है। देखिए वैसे तो हमारे घर की जो परिभाषा थी वो हमारे एडम स्मिथ ने, जेबी सेन ने, और किसने दी थी, एफ के वॉकर ने। ठीक है, एंड सरकार ने, इन चार अर्थशास्त्री थे धन के। लेकिन उन्होंने जिन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र चारों तरफ से घिरा हुआ है आर्थिक विज्ञान से, ये दी थी हमारी एल्फ्रेड मार्शल ने। किसने दी थी, एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, अब बोला है अर्थशास्त्र में समान से विशेष के लिए तर्क देना क्या कहलाता है। अब देखिए अगर आप समान स्तर पर हैं और आप ऊंचा बढ़ रहे हैं, ठीक है, आप समान स्तर से ऊंचा हो रहे हैं, तो वो कहलाता है आपका निगमनात्मक पद्धति। ठीक है, जो समान स्तर से आपको ऊंचा ले जाती है वो कहलाती है आपकी निगमनात्मक पद्धति। अब बोल रहे हैं अर्थशास्त्र की वह शाखा जो जोर देती है कि क्या होना चाहिए, मतलब क्या कहती है अर्थशास्त्र की कोई शाखा, वो क्या कहती है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इस चीज में हमें बताती है कि कैसे किस चीज को हमें किस तरीके से करना चाहिए, वो कहलाती है आपकी आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। ठीक है, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र जो आपको क्या बताता है कि आपको क्या होना चाहिए, है ना, अर्थशास्त्र को क्या होना चाहिए। ठीक है,
वो अर्थशास्त्र के बारे में बताना है कि अर्थशास्त्र कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। कारण एवं प्रभाव के संबंध की घटना को, मतलब क्या तो किसी का रीजन हो या फिर कोई इफेक्ट डाल रहा हो, ठीक है, कोई रीजन या कोई इफेक्ट के संबंध के घटना को, मतलब बीच के संबंध की घटना को क्या कहा जाता है, कौन सा अर्थशास्त्र स्पष्ट करता है, कौन सा अर्थशास्त्र स्पष्ट करता है, वो करता है सकारात्मक अर्थशास्त्र, ठीक है, सकारात्मक, जो पॉजिटिव सोचता हो वो वाला अर्थशास्त्र, ठीक है, कारण और प्रभाव के संबंध को स्पष्ट करता है, ठीक है। अब देखिए वर्गसन मापदंड संबंधित है, वर्गसन मापदंड का मतलब होता है किसी चीज को मापना वर्ग हिसाब से, ठीक है, तो ये होता है कल्याण अर्थशास्त्र से। किससे संबंधित है, कल्याण, जो हमारे देश का कल्याण करता हो वो अर्थशास्त्र, ठीक है। अब बोला अर्थशास्त्र सिरों के लिए तटस्थ है, किसका विचार है। देखिए पहले तो अर्थशास्त्र सिरों के लिए, सिरों मतलब ऊपरी हिस्से के लिए, ठीक है, के लिए सत्य है, ये बोला गया था रॉबिन्स के द्वारा, ठीक है, किसके लिए, रस का मतलब होता है सत्य, तो अर्थशास्त्र ऊपर के हिस्से के लिए सत्य है, ये बोला गया था रॉबिन्स के द्वारा, ठीक है, प्रोफेसर रॉबिन्स के द्वारा, ठीक है। अब बोला है व्यष्टि अर्थशास्त्र जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि का मतलब होता है जो छोटे छोटे हिस्से के लिए अर्थशास्त्र, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में, जैसे परिवार के लिए, ठीक है, तो या फिर किसी कंपनी के लिए या फिर किसी कारखाने के लिए, ठीक है, ये छोटे बस केवल इसी से तक सीमित रह जाता है, उससे आगे नहीं। उस अर्थशास्त्र को हम जानते हैं मूल्य सिद्धांत के नाम से, क्योंकि हमें वहां से सिर्फ पैसा से दिक्कत हो, पैसा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, सिद्धांत कंपनी आती है, कंपनी के लिए या फिर कारखाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो किससे नाम से जाना जाता है, इसके नाम से जाता है मूल्य सिद्धांत के नाम से। अब होता है रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र है, रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को क्या क्या कहा है, रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को कहा है यह एक सामाजिक विज्ञान है, मतलब समाज से रिलेटेड विज्ञान है, ठीक है, यह एक व्यक्तिगत विज्ञान है, मतलब व्यक्तिगत मतलब लोगों से रिलेटेड, ठीक है, समाज से रिलेटेड, इसका मतलब सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान एवं व्यक्तिगत विज्ञान, ठीक है, मतलब लोगों से भी रिलेटेड है और समाज से रिलेटेड है। अब बोला विक्रेता का बाजार वह है, अब विक्रेता का बाजार होता क्या है, विक्रेता का बाजार वह बाजार होता है जहां विक्रेता अपने सामान को बेच सकता है जो वो उत्पादित करता है, मतलब जो वो बनाता है, तो आंसर क्या होगा कि विक्रेताओं का बाजार वह बाजार है जहां विक्रेता अपना सामान बेच सकता है जो वह उत्पादित करता है, ठीक है, उत्पादित करता है मतलब बनाता है, जो वह उत्पादित करता है उसी सामान को बेच सकता है, ठीक है, विक्रेता का बाजार वह होता है, ठीक है। फर्म के विचार का प्रतिपादन किसने किया, साम्य फर्म का मतलब होता है जिस उद्योग को करने से आपको संतुलन मिलता है, संतुलन में तो संतुष्टि मिलती है, ठीक है, जिस कार्य को करने से आपको संतुष्टि मिलती है, उस फर्म के विचार का प्रतिपादन किसने किया था, उन्होंने वो किया था मिस्टर पीगू ने, ठीक है, प्रोफेसर पीगू ने, ठीक है। फिर बोलता है तटस्थ वक्र की ढाल पर किसी बिंदु को क्या कहते हैं, देखिए तटस्थ वक्र क्या होता है, ऐसे बना हुआ होता है, ठीक है, तो तटस्थ वक्र के ढाल मतलब ये वाले पॉइंट को, ठीक है, ढाल के पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन सीमांत दर। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक वस्तु नष्ट हो जाने के बदले दूसरी वस्तु को रख देना, ठीक है, और तटस्थ वक्र का मतलब होता है जहां आपको समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है, ठीक है। अब आता है अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है, यह कथन किसका है, अभी हमने पढ़ा था लास्ट कि अर्थशास्त्र सिरों के प्रति तटस्थ है, सिरों के मतलब था ऊपरी हिस्से के प्रति सत्य है, अब हम बोल रहे हैं उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है, और वो दिया था आपको किसने, रॉबिन्स ने, ये दिया है प्रोफेसर मार्शल ने, ठीक है। अब इकोनॉमिक थ्योरी एंड ऑपरेशन एनालाइज, मतलब इकोनॉमिक्स की थ्योरी की ये बुक है, इस बुक का नाम है, ये बुक का इकोनॉमिक थ्योरी एंड ऑपरेशन एनालाइज, ये लेखक कौन थे, इसके लेखक थे बामूल, ठीक है। और
तटस्थ वक्र दो वस्तुओं को ऐसा संयोग है, मतलब दो वस्तुओं का, जैसे मान के चलिए आपके पास आम है और सेब है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप इसके बदले ये खा लेते हैं। आपको भूख लगी है, ठीक है, अगर आपको आम नहीं मिलता, आपके पास अगर आम, आपको लगता है कि आपको आम खाना चाहिए लेकिन आपके पास आम नहीं मिलता, तो आप उसकी जगह सेब खा लेते हैं, तो आपको क्या होती है, सेब से भी संतुष्टि हो जाती है, आपका पेट भर जाता है। तो वही क्या कहलाता है आपका संयोग, उसे बोलते हैं हम स्थापन वस्तुओं से। स्थापन मतलब एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु को खा लेना, ठीक है, प्राप्त होता है, ठीक है। अब है उपभोक्ता की तटस्थता की ढाल कैसी है। देखिए अब उपभोक्ता की तटस्थता की ढाल हमेशा, देखिए ये नीचे गिरती हुई आ रही है, ठीक है, तो ये कैसी है आपकी ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब घटती हुई। घटती हुई क्यों है, क्योंकि जैसे आपको भूख लगी, जैसे मान के चलिए आपके पास, आपको भूख लगी, आपने 4 आम की जगह आपने 4 आम खाए, पहले 4 सेब खाए आपने, ठीक है, आपको भूख लगी, फिर आपको और भूख लगी तो आपने 3 खा लिए, फिर आपको क्या हुई, 2 और लगी, 2 खा लिए, फिर आपको क्या रहा, आपके पास 0 संतुष्टि। मतलब क्या हो रहा है, आपको जितनी जितनी भूख लगती जा रही है वो चीजें आपकी क्या हो रही, घटती जा रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब घटते हुए क्रम में, ठीक है। ठीक है, अब अवसर लागत क्या है। अवसर लागत क्या होती है, जब कोई मौका पड़ता है हम उसका यूज करते हैं, वो कहलाती है आपकी अवसर लागत। किसी मौके पर क्या होना कि उस अवसर का यूज करना। जैसे मान के चलिए कि आपको कोई भी चीज मिल रही है, उसका आपको अवसर मिल रहा है कि आपको जॉब मिल रही है कोई भी गवर्नमेंट, ठीक है, अब आपको अवसर मिल रहा है तो आप उसका यूज करेंगे या नहीं करेंगे, तो वही कहलाती है आपकी अवसर लागत। अवसर लागत का मतलब क्या होता है, हम क्या होती है अवसर लागत। अवसर लागत मतलब छोड़े गए माल की लागत। जैसे मान के चलो कोई भी माल को आपसे छोड़े गए माल की लागत अवसर लागत कहलाती है। मतलब मौका पड़ने पर आपने छोड़ दी उस लागत को, वो क्या कहलाएगी, आपकी अवसर लागत, ठीक है। अब दीर्घकालीन में लागत और उत्पत्ति का संबंध निर्भर करता है। दीर्घकालीन में मतलब लॉन्ग टाइम पर, ठीक है। कॉस्ट और पैदा करना, उत्पत्ति का मतलब पैदा करना, ठीक है। किसी का प्राइस लागत मतलब उन दोनों का संबंध निर्भर करता है पैमाने के प्रतिफल पर। पैमाने के प्रतिफल पर। पैमाने का मतलब व्यवहार के हिसाब से, ठीक है। अब है उपयोगिता के क्रमवाचक माप आवश्यक है। कब आवश्यक है, उपयोगिता के क्रमवाचक माप आवश्यक है। क्रम मतलब होता तरीके से, उपयोगिता को तरीके से कब मापा जाता है, उपयोगिता सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। जब आपको जरूरत होगी उसी सिद्धांत के अनुसार आपको उपयोगिता को मापा जाएगा, ठीक है। उपभोक्ता व्यवहार का क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण मतलब उपभोक्ता को क्या हो रहा है, व्यवहार में क्या हो रहा है, क्रमवाचक तरीके से उपयोगिता विश्लेषण हो रहा है, ठीक है। या फिर क्या, गणनावाचक मतलब कैलकुलेट करके, ठीक है, कैलकुलेट करके उपयोगिता विश्लेषण से श्रेष्ठ माना जाता है। दोनों में से कौन श्रेष्ठ माना जाता है, ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं फिर, मूल्य प्रभाव से आय प्रभाव में, ठीक है, और प्रतिस्थापन प्रभाव से विभाजन की बात। इससे आपकी इनकम पे प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, तथा प्रतिस्थापन प्रभाव से विभाजन के कारण। अब प्रतिस्थापन क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन मतलब होता है एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को रख देना, मतलब एक वस्तु खत्म हो जाने पर या नष्ट हो जाने पर दूसरी वस्तु को रख देना। तो प्रतिस्थापन प्रभाव से विभाजन के कारण, तो क्या इन दोनों में क्या हो रहा है, वो श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। किसको, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण को श्रेष्ठ माना जाता है इन प्रभाव के कारण। अब बोल रहे हैं वस्तु के लिए सत्प्रति के बिंदु पर सीमांत उपयोगिता कैसी होती है, शून्य होती है। सत्प्रति मतलब होगा संतुष्टि, ठीक है, ठीक है। वस्तु के लिए संतुष्टि क्या होती है, संतुष्टि के बिंदु पर सीमांत उपयोगिता को क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। जब आपकी संतुष्टि हो जाएगी तो आपको सीमांत उपयोगिता आपकी 0 हो जाएगी, आपको कुछ भी खाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अब उच्चतम उदासीनता वक्र दर्शाता है। हमने बताया था कि यहाँ पे तटस्थता वक्र
ऐसे, ठीक है। देखिए तटस्थ वक्र और तटस्थ वक्र या उदासीनता वक्र, ठीक है, या फिर अधिमान वक्र, तीनों वक्र एक ही के नाम है, ठीक है, एक ही नाम होता है जिसपे हमें समान संतुष्टि प्राप्त होती है, वही क्या कहलाते हैं, तटस्थ वक्र, उदासीनता वक्र और अधिमान वक्र, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, उच्चतर उदासीनता वक्र दर्शाता है, जाहिर सी बात है जब उच्चतम होगा तो क्या होगा, उत्तम संतुष्टि को दर्शाएगा, ठीक है। तो लिख दो उत्तर संतुष्टि, देखो संतुष्टि का उच्चतर स्तर, ठीक है। देखिए सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अंतर्गत आगम सीमांत उत्पादकता की गणना किस प्रकार की जाती है। देखिए पहले तो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किसके लिए बनाया गया, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत श्रमिकों के लिए बनाया गया, मजदूरी के ऊपर, ठीक है, के अंतर्गत आगम सीमांत उत्पादकता मतलब आने वाला सीमांत उत्पादकता, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका सीमांत भौतिक उत्पाद मल्टीप्लाई कीमत, मतलब मार्केट प्राइस PRR और P, ठीक है। अब क्रेता सावधान नीति क्या कहती है, क्रेता सावधान नीति क्या कहती है कि क्रेता सावधान नीति कहती है कि जब क्रेता कोई भी सामान को खरीदता है उसे उसके सभी पहलुओं से सावधान होना चाहिए, मतलब उसे सारे पहलुओं को उसको देख लेना चाहिए। तो क्रेता को खरीद से पहले सारे पहलुओं को सारे पहलुओं की सावधानी रखनी चाहिए, ठीक है, सबको देख लेना चाहिए उसे अच्छे से, ठीक है। अब अपूर्ण प्रतियोगिता का विचार किसने दिया था, मतलब उन्होंने कहा था कि कुछ प्रतियोगिताएं अपूर्ण भी होती हैं, मतलब पूरी नहीं होती, उनका विचार दिया था श्रीमती रॉबिन्सन ने, श्रीमती रॉबिन्सन, ठीक है। अब बोला एक नए श्रमिक को लगाने के लिए कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है, मतलब कुल में जो वृद्धि होती है उसे कहते हैं हम सीमांत उत्पादन, ठीक है, कुल में जो वृद्धि हो रही है उसे कहते हैं सीमांत उत्पादन। अब बोला उदासीनता वक्र एल आकार का हो सकता है। देखिए वैसे हमने बताया था उदासीनता वक्र हमेशा ऐसे होता है, मतलब कैसे होता है, इस तरीके से, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, हाइपरबोला, ठीक है, जिसे कॉन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है, मतलब उत्तल की तरफ, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जब क्या होगा, ये उदासीनता वक्र एल आकार का होता है। एल आकार का मतलब कुछ पूरक वस्तुओं के कारण, मतलब कुछ ऊपर जा रही है कुछ नीचे जा रही है, ठीक है, तो उन वस्तुओं के कारण ये एल आकार का हो सकता है, तो इसमें लिख देंगे पूरक वस्तुओं के कारण, ठीक है। देखिए व्यापार चक्र का सर्वाधिक सामान्य स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है, सामान्य स्वीकृत मतलब जो समान तरीके से चीजों को स्वीकार कर लेता है वो वाला सिद्धांत, ठीक है, वो कौन सा है, वो है हिक्स का व्यापार चक्र। किसका नाम से इनका ही व्यापार चक्र, वो हिक्स का, ठीक है, हिक्स का व्यापार चक्र, ये सिद्धांत है इनका, ठीक है। बहुत सारे सिद्धांत हैं आपके, लेकिन ये क्या है, समाज स्वीकृति वाला सिद्धांत है, ठीक है। अब जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य होता है व्यक्तियों की संख्या प्रति, जनसंख्या घनत्व कैसे निकाला जाता है, जनसंख्या क्षेत्रफल निकालने के लिए जनसंख्या घनत्व का यूज किया जाता है, ठीक है, क्षेत्रफल जनसंख्या के क्षेत्रफल को निकालने के लिए, तो वो किसमें किया जाता है, वर्ग किलोमीटर में, किसमें किया जाता है, वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। अब बोला जनसंख्या की समस्या मात्र आकार ही नहीं, मतलब आकार मतलब शेप में नहीं है, ठीक है, बल्कि कार्यकुशल उत्पादन एवं कार्यकुशल मतलब उत्पादन को अच्छे तरीके से करना और उसे न्यायपूर्ण मतलब ठीक ढंग से तरीके से और न्यायपूर्ण बंटवारे में करना, मतलब समान समान बांटना करना, ठीक है। तो किसने दी है, ये दी है प्रोफेसर सेलिगमैन ने, प्रोफेसर सेलिगमैन ने, ठीक है। अब बोला राष्ट्रीय आय देश की आर्थिक विकास की प्राथमिकता कसौटी है, मतलब राष्ट्रीय आय क्या है, देश का आर्थिक विकास, मतलब देश के विकास के लिए, ठीक है, इकोनॉमिक के विकास के लिए प्राथमिक है, मतलब पहली कसौटी है, मतलब पहला है, ठीक है, ये दिया है प्रोफेसर लुईस ने,
लुईस। ठीक है, अब बोल रहे हैं कौन सा वक्र राइट एंगल हाइपरबोला होता है, कौन सा होता है राइट, पहले देखिए राइट AFC राइट एंगल हाइपरबोला क्या होता है, ऐसे बना हुआ जो भी हमने बताया था। ठीक है, ये क्या होता है, राइट एंगल हाइपरबोला, ये AFC का होता है। ठीक है, अब प्रमुख लागत को जाना जाता है, प्रमुख लागत किसके नाम से जाना जाता है, इसे परिवर्तनशील लागत के नाम से जाना जाता है, जो हमेशा चेंज होती रहती है। देखिए एक बार दो तरह की लागत होती है आपकी, एक होती है स्थिर लागत, एक होता है परिवर्तनशील लागत। ठीक है, तो स्थिर लागत क्या होती है, जो आपकी फिक्स रहती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम है पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन क्या होता है, परिवर्तनशील लागत चेंज होती रहती है, तो वो आपकी प्रमुख लागत मानी जाती है। ठीक है, धन मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धन के लिए। मतलब क्या बोल रहा है, धन का यूज जो है वो मनुष्य कर सकता है, लेकिन धन जो है मनुष्य यूज नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आपके पास धन है तो आप उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास धन है, क्या वो आपका यूज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये बोला है, किसने बोला है, ये बोला है प्रोफेसर मार्शल ने। ठीक है, आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह अंग है। आर्थिक कल्याण मतलब जिसकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने वाला कल्याण आर्थिक कल्याण का, समाज की स्थिति में सुधार करने वाला सामाजिक कल्याण। ठीक है, आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह अंग है जिसकी प्रत्यक्ष मतलब जो स्पष्ट दिखाई देता हो वो। ठीक है, और परोक्ष मतलब जो स्पष्ट ना दिखाई देता हो, जिसमें स्पष्ट दिखाई देता हो और जो ना दिखाई देता हो, ढंग से मुद्रा के रूप में माप की जाती है। इन दोनों की आर्थिक कल्याण और सामाजिक कल्याण, आर्थिक कल्याण और सामाजिक कल्याण का वह अंग है जिसे स्पष्ट रूप से या ना स्पष्ट रूप से, ना दोनों से, जो दिखाई देता हो जो ना दिखाई देता हो, उस ढंग से मुद्रा की माप की जाती है। ये कथन किसका है, ये कथन है प्रोफेसर पीगू का। ठीक है, ये किसका है, प्रोफेसर पीगू का। देखिए कोई भी फर्म किसी उत्पत्ति के साधन को, उत्पत्ति के साधन भूमि पूंजी श्रम, ठीक है, उत्पत्ति के साधन को समायोजित करने के लिए किस लागत को स्पष्ट करती है, किस लागत को ध्यान में रखती है। ठीक है, किस लागत को इधर करती है, कोई फर्म किसी उत्पत्ति के साधन को समायोजित करने के लिए किस लागत को ध्यान में रखती है, ध्यान में रखती है आपकी स्पष्ट लागत को, जो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हो या स्पष्ट रूप से उसके पैसे पता हो आपको। ठीक है, उस लागत को। ठीक है, वह बिंदु जहां औसत लागत और सीमांत लागत के बराबर होती है, मतलब AC = MC, ये दोनों बराबर होती हैं, है ना, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें बोला जाता है पूर्ण क्षमता। जहां आपको क्षमता मिल जाए, जहां आपका खाना पीना हो गया हो, ठीक है, जहां आपको संतुष्टि पूरी हो गई हो, उसे बोलते हैं हम पूर्ण क्षमता। जब AC और MC बराबर होंगे तो वहां आपको संतुष्टि मिल जाएगी, जब संतुष्टि मिल जाएगी तो वहां पूर्ण क्षमता हो जाएगी। ठीक है, अब बोल रहे हैं पूंजी उत्पाद अनुपात क्या है। पूंजी से रिलेटेड जो भी उत्पाद होते हैं उनको रेशियो में कैसे बांटा जाता है, वो क्या पूछ रहा है, किसी एक अर्थव्यवस्था मतलब धन को मापने वाली कार्य प्रणाली, मतलब धन को मापने वाली। ठीक है, एक अर्थव्यवस्था में किसी समय विशेष पर, मतलब कोई भी समय दे रखा हो उस विशेष पर विनियोग करना। ठीक है, विनियोग करना मतलब इन्वेस्ट करना, या फिर उत्पादन के मध्य संबंध, मतलब उत्पादन करना मतलब बनाना चीजों को फिर उसे इन्वेस्ट करना, उन दोनों के मध्य जो संबंध हो वो क्या कहलाता है, पूंजी उत्पाद अनुपात। ठीक है, फिर होता है प्रोफेसर रॉबिन्स की सन 1932 में प्रकाशित होने वाली पुस्तक का नाम क्या है, कौन सी पुस्तक हुई थी, आर्थिक विज्ञान की प्रगति एवं महत्व। क्या था, आर्थिक विज्ञान की प्रगति एवं महत्व। ठीक है, ये बुक थी जो आर्थिक विज्ञान से रिलेटेड उसकी प्रगति होती है और उसका महत्व को बताती है, वह है वो किसकी थी, प्रोफेसर रॉबिन्स की, 1932 में प्रकाशित। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट जो आपके इकोनॉमिक्स के एग्जाम में आते हैं। ठीक है,